हेलो हीरो लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग भारत के बारे में एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं जो कि जियोग्राफी से संबंधित है। उसमें क्या आता है, जैसे कि हमने पहले भारत के बारे में जाना, भारत का परिचय जाना, फिर भारत की भौगोलिक स्थितियों को जाना। अब भारत के हम क्या जानना है हमको, अब भारत के हमको अपवाह तंत्र को जानना है। किसको? अपवाह तंत्र को जानना है और झीलों को जानना है। ठीक है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो समय ना खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक ठीक, ओके। देखिए, अपवाह तंत्र की बात और झीलों की बात करनी है। स्लाइड थोड़ी उल्टी हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं। भारत अपवाह तंत्र व झीलें। सबसे पहले तो हमें जानना है इसमें अपवाह क्या होता है। अपवाह, ठीक है। सबसे पहले हमको इस शब्द का मतलब जानना है। आप लोगों के लिए ये नया शब्द होगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे जियोग्राफी या भूगोल या ज्योग्राफी, उनके लिए ये नया शब्द होगा अपवाह। लेकिन अपवाह का मतलब क्या होता है आप लोग जान लीजिए। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है। अब देखो दिक्कत कहाँ है। इसमें एक शब्द क्या आ रही है, वाहिकाओं ना। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं एक बार। आप पहली पहली पॉइंट आप ध्यान देना, आपको क्या करना है, जितना लिखा हुआ है एज इट इज आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको समझते रहना है और इसको बाद में फिर रिपीट करके पढ़ना है। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन करेंगे, पढ़ते हुए नोट डाउन करेंगे, या वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे, या एक बार पढ़ लेंगे दोबारा से ओपन करेंगे फिर नोट डाउन करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपवाह की। अपवाह क्या होता है? निश्चित वाहिकाओं। निश्चित का मतलब एक निश्चित रूट। मान लो ये एक कोई खेत है, ऐसे समझ। मान लो कोई एक ये खेत, ठीक है, ये एक खेत हो गया। अब इस खेत की हमको क्या करनी है, सिंचाई करनी है। तो इस खेत की सिंचाई के लिए हम क्या बनाते हैं, पहले क्या बनाते थे, नाली बनाते थे ना। नालिकाएं बनाते थे ना, ऐसे पतली सी बनाते थे, इधर से इधर ऐसे बना देते थे। और पानी यहाँ से और इधर से ला के, मान लीजिए हमारा जो पानी मशीन चल रही है वो यहाँ चल रही है, पानी यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ से ला के क्या करते थे, यहाँ से ला के इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे। कहाँ? इसमें जोड़ देते थे। ठीक है, इसमें जोड़ देते थे, इसको खोल देते थे, तो पानी यहाँ जाने लगता था ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसी पानी को हम ले जाके क्या करते थे, यहाँ से यहाँ कटा देते थे। अब ये पानी इसको खोल देते थे तो पानी इसमें जाने लगता था, फिर इसको बंद कर देते थे। या फिर एक हम और यहाँ से एक तंत्र बना लेते थे, एक वाहिका। ठीक है, वाहिका का मतलब होता है एक निश्चित रास्ता जिससे कि पानी प्रवाहित तो होता है, मतलब वो रास्ता बदलता नहीं है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित हो रहे जल प्रवाह को, किसको, जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अब ये जो जाल बन रहा है, जैसे कि अब आप यहाँ बनाएंगे एक, फिर यहाँ खोलेंगे ऐसे, एक बनाएंगे यहाँ, यहाँ खोलेंगे ऐसे ऐसे। जब अब आपको यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ से खोल देंगे पास। ठीक, तो पानी यहाँ से जाने लगेगा। इधर जाल बना देंगे, इधर जाल बना देंगे, तो ये पूरा जो तंत्र हुआ ये क्या हो गया, अपवाह तंत्र। और ये जो ऐसी एक नाली दिख रही है ये क्या है, अपवाह है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है। अब वो अपवाह तंत्र क्या है, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब ये जो जाल बन रहा है ये पूरी तरह, जैसे एक एक पूरा ये सिस्टम हो गया, इससे पूरा जल जा रहा है, ये अपवाह हो गया। इससे यहाँ निकला हुआ है या आके जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये पूरा तंत्र जो हो गया ये क्या हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। झीलें किसे कहते हैं? अब झील देखो किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। मतलब बीच में पानी है और चारों तरफ क्या है, जमीन।
ठीक, मतलब तालाब देखे हो ना, तालाब का बड़ा रूप ही क्या है, झील। तालाब का बड़ा रूप ही क्या है, झील है। तालाब छोटा होता है, झील अपेक्षाकृत तालाब से बड़ी होती है, ठीक है। और पानी इसमें स्थिर रहता है, झील का पानी बह के कहीं बाहर नहीं जाता है, झील में पानी आता है, ठीक है। जैसे जैसे नदियों का पानी जाके सागरों में गिरता है, सागरों का पानी थोड़ी ना स्थल पे आता है, सागरों में जाके नदियों का पानी गिरता है। उसी तरह जैसे वर्षा का जल हो गया, ये सारे जल इकट्ठा कहाँ होते हैं, झीलों में इकट्ठा होते हैं, अर्थात झीलों में पानी अस्थायित्व रहते हैं, झीलों से पानी बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए लिखा है वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से किससे घिरा होगा, स्थल खंडों से। स्थल खंडों का मतलब क्या है, पृथ्वी से घिरा होगा, मतलब यहाँ स्थल होंगे, जमीन होंगे, वो झील होगी, ठीक है। और एक अपवाह तंत्र आपको दिखा देते हैं, देखो ये हम पढ़ेंगे सब अभी बाद में। अपवाह तंत्र आपको समझा देते हैं। मान लीजिए गंगा है, ये गंगा रिवर, देखो गंगा है ना, ये जो ब्लू कलर में जा रही है, इसके ऊपर हम कौन सा कलर चलाएं कि आप लोगों को दिखे, एकदम रेड उठा देते, डार्क रेड से। मान लो गंगा यहाँ गंगोत्री से निकल रही है, अब ये देखो गंगा का अपवाह तंत्र देखो, पहले तो ये अपवाह देखो गंगा का, ये गंगा रिवर जा रही है, अपनी अपनी स्थिति से गंगा जा रही है, ठीक है। ये गंगा का क्या हो गया, अपवाह मार्ग हो गया, ये गंगा का क्या है, अपवाह है, ठीक है। ये पूरा रेड जो दिख रहा है, ये गंगा का क्या है, अपवाह। अब तंत्र कैसे होगा, देखो गंगा में यमुना आके मिल रही है, यमुना भी अपने आप में एक बड़ी नदी है, लेकिन आके गंगा में मिल रही है। गोमती देखो आके गंगा में मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, इधर से तमसा मिल रही है ना, सोन मिल रही है। तो ये जो पूरा जाल हुआ, ये गंगा का क्या हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। बात समझ में अब आ गई ना, अपवाह और अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र का मतलब नदियों से संबंधित है, जल प्रवाह से संबंधित है। अब आप यहाँ पर अपना दिमाग ये लगाइए कि अब हमको जो पढ़ना है वो भारत में भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है और भारत की झीलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब तो अपवाह नया शब्द नहीं रह गया है ना, अपवाह का मतलब हो गया कि भारत की नदियों के बारे में हमको पढ़ना है, भारत के नदी तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है और भारत की झीलों के बारे में पढ़ना है अब हमको, ठीक है। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है भारत की नदियां, भारत के नदी तंत्र और भारत की झीलें, ठीक है, जो कि हमारा तीसरा मुख्य पॉइंट है। अब देखो भारतीय नदी प्रणाली, भारतीय नदी, अब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय नदी प्रणाली। एज इट इज कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए विद डायग्राम, ठीक है। भारतीय नदी प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय नदी प्रणाली को हमने पढ़ने के लिए अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा। किसमें किसमें, हिमालयी नदियों में। पहला कौन सा है, हिमालयी नदियां, और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार भी पढ़ाए थे हम, तो उसी में ये प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो प्रायद्वीप किसे कहेंगे, जो तीन तरफ से क्या हो, जल से क्या हो, घिरा हो, घिरा था ना। ये देखो ये वाला भाग, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर थी, यही प्रायद्वीपीय पठार था ना, आकृति त्रिभुजाकार थी, यही घाट थे ना, याद है, अब कुछ याद आ रहा है। तो हिमालयी नदियों में हिमालय से मुख्यतः तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक है गंगा नदी तंत्र, आपने भी देखा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सब उद्गम स्थल अभी हम पढ़ रहे हैं, नदी प्रणाली का ये क्या है, उद्गम स्थल। उद्गम की हिंदी बता दें आपको अगर कठिन लग रही है, उद्गम का मतलब जहां से ये क्या होती हैं, शुरू होती हैं,
या निकलती हैं। ठीक है, क्या होता है, निकलती हैं। अभी गिरेंगी कहाँ, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी निकल रही हैं। हिमालयी नदियों में गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सिंधु नदी निकलती है। इसके पूरे तंत्र का हमको अध्ययन करना है। उसी तरह जब प्रायद्वीपीय नदियों में आते हैं, अर्थात इसमें जब हम आते हैं इस वाले भाग में, तो हमने बताया था ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ विंध्य अरावली है और यहाँ विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास। इसी को सह्याद्री भी हमने कहा था कि कहते हैं, आपको बताया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो पुरानी वीडियो देखते रहिए, कापी में जो लिखे हो उसको पढ़ते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर दो प्रकार हैं प्रायद्वीपीय नदियों के, जहाँ से नदियां निकलती हैं। तो पश्चिमी घाट में किन किन नदियों का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का। ये अब पश्चिमी घाट ये है, आपका ध्यान रखिएगा, ये है पश्चिमी घाट, ये वाला साइड। यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलेगी, कृष्णा निकलेगी, गोदावरी निकलेगी, कावेरी निकलेगी, पेन्नार निकलेगी, और भी नदियां निकलती हैं। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ और भी नदियां, भी छोटी छोटी और भी नदियां हैं। अब उसी तरह सह्याद्री या विंध्य श्रेणी में जो उद्गम होता है, ये पश्चिमी घाट में उद्गम वाली नदी हो गई। ठीक है, ये नदी। अब सह्याद्री या विंध्य श्रेणी में जिन नदियों का उद्गम होता है वो क्या है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, ये उद्गम है, यहां से ये निकलती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब नदी के मुहाने, मुहाने का मतलब होता है जहां पर मिलती हैं या गिरती, सीधे समझो एकदम गांव वाली भाषा में, जहां पे गिरती हैं। मतलब नदी कहीं से निकलेगी, जैसे खेत समझे थे ना, खेत मान लो यही हो गया, अब मशीन यहीं चल रही है, बोरिंग यहीं हुई है, तो पानी यहाँ गिर रहा है, तो ये क्या है, ये उद्गम है। ये क्या है, उद्गम है। और पानी ऐसे जाके हम ऐसे बना दिए हैं नाली, ऐसे बना दिए हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बराहा बना दिए। अब तो पाइप आ गई है ना, तो पाइप का मुंह ले जाके जहां रख देंगे, जहां खत्म हो जाएगी पाइप, मान लो यहाँ पाइप खत्म हो गई, तो ये इसका क्या हो गया, मुहाना हो गया। बात समझ में आई। मतलब नदियां जाकर मिलती कहाँ हैं, तो नदियां दो जगह मिलती हैं हमारे पास। देखो, एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आप ऐसे समझ लो, ये हो गया, ये इधर है अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो कुछ नदियां पूरे भारत में, कुछ नदियां इस तरफ आकर गिरती हैं, अरब सागर में मिलती हैं। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, जैसे गंगा आएगी, पद्मा बनेगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, जमुना बनेगी, मेघना बनेगा, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। सिंधु आएगी, कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां या जिनका मुहाना अरब सागर है, वो कौन सी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, साबरमती, पेरियार, सिंधु नदी तंत्र। और भी दो तीन नदियां हैं जिनको आपको अभी, जब हम पूरी नदियों का अध्ययन करेंगे विस्तृत, तब उसमें पढ़ेंगे। और जो नदियां छूट रही हैं ये प्रमुख नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, चूंकि हमने आपको बताया था कि ये वाला जो भाग है, ये इधर का भाग जो है ये कम चौड़ा है। कम चौड़ा क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है, इसीलिए कम चौड़ा है ना। होल्ड करके आपको दिखाए थे कि क्या हुआ, ये कम चौड़ा हो गया, ऐसे कम चौड़ाई हुई। तो जब चौड़ाई कम हो गई तो ऊंचाई ज्यादा हो गई, तो ऊंचाई जब ज्यादा हो जाएगी तो इधर पानी का बहाव कम होगा ना। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पॉइंट, इन नदियों को, आप इन नदियों का नाम आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, गंगा नदी गिरती है। वही जो बताए हैं भी आपको, गंगा जाएगी, पद्मा बनेगी, मेघना बनेगा, आके गिरेगी, ब्रह्मपुत्र, ये तंत्र है पूरा, गंगा तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन सबको हमको पढ़ना है विस्तृत में। कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में।
कॉपी में सारे पॉइंट नोट डाउन करिएगा, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया है, इसको ध्यान से नोट कर लो। भारत नदियों का देश है। किसका देश है? नदियों का। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। कितनी? 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। कहाँ? भारत में। इसीलिए भारत को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, आओ मैप में देख लो। देखो ये गंगा नदी है। बस आज सिर्फ आपको परिचय करना है, नदियों का परिचय करना है। बाकी और नदियों के बारे में, तंत्रों के बारे में, एक एक नदी तंत्र के बारे में कल से अध्ययन शुरू करेंगे। आज सिर्फ आप नदियों का परिचय, नदियों से जानकारी और झीलों की जानकारी करेंगे। बस देखिए, जैसे ये नर्मदा देखी जा रही है ना, हमने कहा ना अरब सागर में नर्मदा गिरती है। सिंधु नदी तंत्र देखिए अरब सागर में गिर रहा है, देखिए ताप्ती जा रही है। गोदावरी देखिए पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल में भी देखिए, उद्गम स्थल में आपको गोदावरी पश्चिमी घाट में उद्गम है। पश्चिमी घाट से यहाँ से निकल रही है गोदावरी और जा कहाँ रही है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो गया, इसको बड़ा करेंगे तो ये आप लोग अपने मोबाइल में रोक के देखिएगा, पॉज करके, तो आपको कुछ नदियां समझ में आएंगी। बाकी विस्तृत नदियां जब हम आपको पढ़ाएंगे। ये नदियां हैं, कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल आपको दिखाया गया है। ये यहाँ से निकलेगी, इधर जाएगी। कुछ नदियां हैं जो इधर जाती हैं। ठीक है, इनको हमको विशेषतया पढ़ना है। पढ़ना तो सारी नदियों को है, मुख्यतया हमको 3 तंत्र पढ़ने हैं, जिनमें गंगा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र तंत्र है और सिंधु तंत्र है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियों में थोड़ा सा अंतर भी है। ठीक है, देखो क्यों अंतर है। देखो अच्छा मैप बनाया है, ये देख लो, सबसे अच्छा मैप। ये देखो बॉर्डर दिया है ना, ये हम बॉर्डर बनाते हैं मैप में भारत का, यही। लेकिन देखो इसने भरा नहीं है, एकदम न्यू मैप है इंडिया रिवर एंड लेक का। इतना हिस्सा हमारे पास जितना भरा नहीं दिख रहा है, ये पीओके है। ये क्या है? पीओके है। क्या? पीओके। और ये क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन। ठीक है, और यही है सच्छगम घाटी, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है। किसको? चाइना को। ठीक है, बात समझ में आई? अफवाह तंत्र और झीलों के बारे में आपको जानना है। कल से हम लोग शुरू करेंगे। कौन सा तंत्र शुरू करेंगे आप लोग? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। कल पूरी गंगा नदी तंत्र हम पढ़ के समाप्त करेंगे। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और बताना था। पॉइंट ये बताना था आपको कि हिमालयी नदियों में हमको तंत्र क्यों ज़्यादा पढ़ना है और इसमें तंत्र ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियों में। उसका कारण क्या है कि हिमालयी नदियाँ, हिमालय बर्फ से बना है। ठीक है, तो यहाँ ग्लेशियर हैं, ये पिघलते रहते हैं हमेशा। तो हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल रहता है, जबकि ये नदियाँ वर्षा पर आधारित होती हैं, तो इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। इसलिए यहाँ उपजाऊ भूमि ज्यादा है इस क्षेत्र में, इसीलिए इसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में नदियों में पानी हमेशा नहीं रहता है, वर्षा का जल आता है तो पानी आता है, इसीलिए इनका तंत्र ज्यादा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इनके पास हमेशा पानी होता है, हमेशा ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी प्रवाहित होता रहता है। हाँ, ये हो सकता है कभी पानी थोड़ा सा कम हो जाए, कभी पानी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, पर नदियां सूखती नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं ये सूख भी जाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां सूख भी जाती हैं, इनमें हमेशा नौकायन नहीं किया जा सकता है। जबकि इसमें गंगा नदी कभी सूखती है, कभी नहीं सूखती है। ब्रह्मपुत्र कभी सूखती है, नहीं सूखती है। सिंधु कभी सूखती है, नहीं सूखती है। लेकिन यहाँ की जो नदियां हैं वो कभी कभी सूख भी जाती हैं। जब वर्षा कम होती है तो यहाँ नदियों का पानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अंतर थे जो आपको जानने थे। ठीक है,
कल हमको पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आज मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो घंटी बनी है इस घंटी पे जाके नोटिफिकेशन पे ऑल कर देना। यहाँ पे ऐसे चिन्ह बन जाएगा, जिससे हमको बार बार आपको मैसेज करके ये नहीं बताना पड़ेगा कि गुरुजी का वीडियो आ गया है। आपके मोबाइल में स्वतः ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप स्वतः वीडियो समझ जाएंगे कि वीडियो आ गया है, अब आपको देखना है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कल हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िए। कोटेशन याद है ना? क्या कोटेशन है? मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद, जय भारत।